शिक्षक ने क्लास में समझाया कि एक सांस लेते हैं जब तक चीन में 10 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो एक बच्चा जोर जोर से सांस लेने लगा, तो पिता शिक्षक ने पूछा क्या कर रहा है? बोले चीन की जनसंख्या बढ़ा रहा हूँ। आप पत्नियों के ऊपर बहुत हास्य कविताएं बनाते हैं, तो जब आप पत्नियों के ऊपर इतनी हास्य कविताएं बनाते हैं, आप अपने घर तक कैसे पहुंच पाते हैं? पत्नियां हैं वो हम कवियों से कई गुना श्रेष्ठ हैं, आचार विचार व्यवहार संस्कार सब में बहुत अच्छी है। और आप मंचों पे यहाँ पे पत्नियों में पूरा मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा लगे कि आप ही पीड़ित है सबसे बड़े। भीषण दिन काटे हमने, घर में पत्नी बाहर पुलिस, और अपनी पत्नी अपने ही बच्चे। कि आपने राहुल गांधी जी का बहुत मजाक उड़ाया है उस पर। हम लोग तो उनके बड़े एहसानमंद हैं, क्योंकि वो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। उन्होंने कहा कि आटा 40 रुपए लीटर बिकता है। वीडियोस जो थे वो बिल्कुल कटेड वीडियोस थे। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोएगा। विपक्ष कमजोर हुआ है देश का, और जब विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र अपने आप कमजोर होता चला जाता है। तो जब चुनाव होता है तो चुनाव में अचानक से किसी एक नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6-7 महीने बाद बेल कर दी जाती है। और जिनकी आप बात कर रही हो वो तो मूलतः भ्रष्ट थे और ईमानदार होने का ढोंग कर रहे थे। संसद में जो आजकल वाद विवाद किए जाते हैं, वाद विवाद हो ही कहाँ रहा, शोर शराबा हो रहा है आजकल। तो लोकसभा क्या हो गया? डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। has not said how dare Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office. माननीय सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। नेहरू जी का सर मेरे जैसा था। महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चिन्ह भेज दे क्या? 75 साल पहले क्या हुआ या फिर 1975 में क्या हुआ, इमरजेंसी के बारे में बात की जाती है। देखिए अभी तो ये वो ऐतिहासिक भूले हैं जिनका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना। आप जब कोई बात ऐसी रखेंगे लोकतंत्र की तो आपको ये नहीं लगता कि वर्तमान में जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर हम 1975 की बात बार बार लेकर क्यों आ जाते हैं कि एक बालक जिससे लोकप्रियता मिल रही है वो जल्द ही शिकार बनेगा? कवि जो लिखता है वो इस देश में घटता है, क्योंकि अब नेताओं का चरित्र ऐसा हो गया है कि सुबह के उजाले आई जी के साथ जो चले थे, नाश्ते पे पहुंचे तो बासपाई हो गए, बरसों का बेर स्वान बिल्ली का भुला के यहाँ राम के विरोधी राम के ही भाई हो गए। लोकप्रिय गायक जो राम भगवान के भजन गा रही थी, जो महादेव के भजन गा रही थी, अचानक से उनका राजनीति में आना सही था? कवि शशिकांत यादव से अगर आपका ये प्रश्न है तो 100% नहीं 500% गलत निर्णय है राजनीति में जाने। जाने क्या क्या पा लिया है, खुद को ना पाया कभी, सांस की सरगम पे मन का गीत ना गाया कभी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कई अंधेरी महफिलों में मशालों को जलाया है, ठहाकों से जलाया है, राजनीति मुद्दों से जलाया है, और जो हमारे युवा हैं उनके भीतर जो हमारे देश की सबसे विशेष राजनीति होनी चाहिए उनके प्रति सवालों को जगाया है। हमारे बीच मौजूद है कवि शशिकांत यादव जी। सर, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला हम सवाल करेंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी कविताएं हमने देखी हैं, सुनी हैं, तो उसमें राजनीति का तड़का भी होता है, बाकी सवालों का मजा भी होता है, और जो पत्नियों के ऊपर ठहाके लगाए जाते हैं वो तो अलग ही होते हैं। तो सर, सबसे पहले अगर हम राजनीति की बात करें तो आप किस विचारधाराओं को मानते हैं और किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, मेरी नहीं, इस देश के हर नागरिक की विचारधारा राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, राष्ट्र हित में होनी चाहिए, और उसकी वही विचारधारा प्रासंगिक है जिससे उसके स्वयं का, उसके परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भला हो जी। तो मेरी जो विचारधारा है वो राष्ट्र प्रेम की विचारधारा है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की विचारधारा है, जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं जी। तो मैं मूलतः राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्रवादी हैं। तो सर, हमने कई सारी कविताएं देखी, आपने राहुल गांधी जी का बहुत मजाक उड़ाया है उस पर, तो उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणियां रहेंगी? नहीं, हम किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाते हैं, वृत्ति का मजाक उड़ाते हैं। हाँ। जब व्यक्ति उस वृत्ति का बार बार उस आचरण को अभिव्यक्त करता है जिससे कि वो खुद हास्य का पात्र बनता है, तो उसके कारण
हम उसमें क्रिएशन करते हैं और जनता हंसती है। इसमें कोई व्यक्ति विषय नहीं है, इसमें उसकी वृत्ति विषय है। तो बस हम वृत्ति को इंगित करते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी चीजें उनकी गलत लगती हैं जिन्हें आपको बार बार हम कह सकते हैं महफिलों में सजाना पड़ता है, अंकित करना पड़ता है कि यह नहीं, वो खुद ही अवसर देते रहते हैं हम लोगों को, और हम लोग तो उनके बड़े एहसानमंद हैं, क्योंकि वो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। अच्छा, अगर वो ना हो तो हम कैसे हंसाएंगे, किस लेकिन बात पर हंसाएंगे? वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। यदि उन्हें हाँ। उनका मजाक हम महफिलों में या फिर सार्वजनिक रूप से उड़ाएंगे तो क्या हमारे यहाँ की देश की राजनीति पे एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाता कि हमारे देश में जब विपक्ष के नेताओं की ही इज्जत नहीं की जा रही, उनका व्यंग किया जा रहा है, उनके ऊपर मजाक बनाया जा रहा है? नहीं, व्यंग एक शाश्वत स्वभाव है, व्यंग से कभी भी बेइज्जती नहीं होती है। व्यंग किया जाता है व्यक्ति को जगाने के लिए, व्यक्ति को सचेत करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी तो मुझे इशारा करने के लिए जिस विधान का उपयोग करना पड़ेगा वो व्यंग है। इसमें एक बारीक सी लाइन होती है, एक होता है हास्य और एक होता है हास्यास्पद। तो हास्य और हास्यास्पद के बीच की धारा होती है व्यंग। तो व्यंग के माध्यम से हम व्यक्ति की वृत्ति के प्रति लोगों को सचेत करते हैं। उसमें हम व्यक्ति को भी सचेत करते हैं कि भाई आपको ठीक रहना चाहिए और आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें विषय नेता प्रतिपक्ष या प्रधानमंत्री का नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी व्यंग करते हैं, और व्यंग तो मैं आज व्यंग को करने के लिए मैंने कोई नई बात थोड़ी, हम व्यंग के विधान तो शुरुआत से हजारों काफी साल पुराना है। हरिशंकर जी। परसाई व्यंग करते थे। जी। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग लिखा था कि सरकार ठोस कदम ही उठाती है लेकिन कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। जी। तो ये व्यंग है। अब इसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती है। तो जो और ना इसके पीछे भाव उनका अपमान करने का भी नहीं होता है, केवल उनको सचेत करने का, उनकी वृत्ति को सचेत करने का और उनकी वृत्ति से सचेत रहने का, ये एक उद्देश्य होता है। क्या वृत्ति है जो आपको लगती है कि सालों से बदलाव नहीं आया है उनके अंदर? देखिए, जो आपके हिसाब से हो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनका पिंड राजनीति का नहीं है। जैसे कि मेरा पिंड कविता का है, आपका पिंड पत्रकारिता का है। आप पत्रकारिता कर सकती हैं, आप हमसे प्रश्न अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन आप कल से आपसे कोई किसी और काम की अपेक्षा करे तो आप उसमें असफल रहेंगी। लेकिन आप बेवजह उसमें हाथ पैर मारेंगी तो असफलता ही हाथ लगेगी। कई बार उनके आचार विचार व्यवहार और उनकी गंभीरता को देखकर ऐसा लगता है कि वो ये करना नहीं चाहते जो उन्हें करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। या वो इस काम के लिए नहीं बने जो काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उस काम को उस गंभीरता से करते नहीं है। जैसे उन्हें पता नहीं है भारत के भूगोल के बारे में, उन्हें पता नहीं है भारत की राजनीतिक संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में, धर्म के बारे में, अपने से बड़े लोगों का कैसे सम्मान करना चाहिए राजनीति में। कई बार उन्होंने इस तरह का आचरण अभिव्यक्त किया जिससे लोगों को कहने का अवसर मिला है। उन्होंने भरी सभा में कहा कि मैं आटा 40 रुपए लीटर बिकता है। तो आटा लीटर से कहाँ बिकता है बताइए ना। कई सारी जगह उन्होंने कई जगह उन्होंने कहा कि मैं पांडव हूँ, भाजपा वाले कौरव हैं। तो जब हम ये आटा जो तो भाजपा वालों ने पूछा कि पांडव है तो द्रौपदी बता। ये हमने पूछा कि भाई पांडव है तो द्रौपदी बता। तो अगर वो ये नहीं कहते, वो ये कहते कि हम पांडव वृत्ति के लोग हैं, हम पांडव के संस्कारों के लोग हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो बात समझ में आती। लेकिन जहाँ राजनीति की हम बात करते हैं तो धर्म के लिए लड़ने वाली बात तो होती ही नहीं है ना। हम क्या करेंगे कि हम देश के युवाओं के लिए लड़ेंगे, हम देश के विकास के लिए लड़ेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि वो देश के विकास के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं राहुल गांधी जी के भी, कि वो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने युवाओं से बात करी, युवा उन्हें बहुत पसंद किए, किसानों से बात करी, किसानों ने उन्हें बहुत पसंद किया। और जहां आप ये 40 लीटर वाली बात कर रहे हैं और एक आलू डालो सोना निकलेगा, ये दो चीजें काफी वायरल की गई, लेकिन बाद में जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं मतलब कटेड वीडियो थे। नहीं, कटेड नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि वीडियोस जो थे वो बिल्कुल कटेड वीडियोस थे। कहीं से किसी की कुछ बात थी, उन्होंने कुछ बात बोल रहे थे, वो कुछ बात बोलते बोलते कट पिट करके एक वीडियो बनाया। ये भी संभव हो सकता है। मेरा विषय राहुल गांधी या उनके एक्टिविटीज नहीं है। हमारा विषय तो ये है कि राजनीति की विकृति में से व्यंग निकाल के अपनी बात कहना। अब रही बात भारत जोड़ो की, भारत जोड़ो उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया मुझे पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ने वो जहां से निकले थे और जहां पहुंचे, मैं आपसे प्रतिप्रश्न कर रहा हूं। आप चूंकि भारत जोड़ो का आपने जिक्र किया है,
कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो 2000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की, यहाँ पे कहाँ भारत टूटा हुआ है बताइए? भारत जोड़ो यात्रा निकालने की प्रासंगिकता वहां है जहां से भारत टूटा हुआ है। जैसे कि लाहौर से कराची, भारत के जहाँ पे बंटवारा हुआ है, भारत को जो जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो भारत वहां जुड़ेगा, यहाँ नहीं। ये तो जुड़ा हुआ है, यहाँ तो ऑलरेडी हम सब एक धर्म, संस्कृति, संस्कारों के हिसाब से, राजनीतिक विचारधारा प्रतिरोधी होने के बाद भी हम सब एक भाव से रह ही रहे हैं। जब भी देश की बात आती है तो हम सब एक प्लेटफॉर्म। भारत जुड़ा हुआ, वाकई जुड़ा हुआ हाँ, है। बिल्कुल। जब इसमें सांप्रदायिक विवाद इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आपस में चाहे जातिवाद हो तो जातिवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर उसके बाद हम राष्ट्रवाद में अगर बात करें तो लोग आपस में एक चीज नहीं छोड़ रहे हैं, एक बिंदु नहीं छोड़ रहे हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको वाकई लगता है कि भारत जितना उसे एकता होनी चाहिए, ये वृत्ति है, ये मानवीय स्वभाव है, लड़ना, धर्म के नाम पर लड़ना, जाति के नाम पर लड़ना, भाषा के नाम पर लड़ना, ये एक स्वाभाविक स्वभाव है। और इसको खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी कवियों की है, कलाकारों की है, पत्रकारों की है, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों की है। इसीलिए हम ऐसी कविताएं लिखते हैं। जब धर्म की बात आती है तो हम कहते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत तो जब हम यही तो प्रयास कर रहे हैं। ये तो देखिए मानवीय स्वभाव है। देखिए जहाँ हिंदू मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। आप कल्पना करिए या आप देखिए देश और दुनिया में भी ऐसी जगह आपको मिल जाएगी जहाँ हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो क्या वो आपस में नहीं लड़ते हैं? क्या लड़ते हैं। लेकिन इसके पीछे जहाँ हिंदू है, मुसलमान नहीं है, तो वहां आपस में वो लोग नहीं लड़ते हैं? क्या लड़ते हैं। लड़ना एक मानवीय वृत्ति है, लेकिन उस लड़ाई को कम करने का काम ही हम लोगों का है, आपका और हमारा काम यही है कि जो आग है उसकी आग के ऊपर हमको पानी डालना। और इस आग में आपको क्या लगता है चिंगारियां कौन देता है? ये हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, जो तुष्टिकरण करते हैं, जो लोग तात्कालिक रूप से उसका फायदा उठाकर अपने हिडन एजेंडा के माध्यम से अपनी कुर्सियां, अपनी राजनीतिक पार्टियां, अपनी राजनीतिक रसूख को जिंदा रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं उस रसूख पे, ये लोग उसको करते रहे हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आज के नेता करने लगे, इन्होंने भी अपने पुराने नेताओं से सीखा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि ये काम उनका है, वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो काम है, कवियों का, कलाकारों का, समाज से जुड़े हुए लोगों का, कि हम उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव रहे, जाति विद्वेष कम हो, हम सब एक चित, एक मन, एक साथ, एक पंगत, एक संगत के हिसाब से इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करें। और मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय पर वर्तमान पीढ़ी जो आई है, जो नौजवान पीढ़ी आ रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, कविता के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो इन व्यर्थ के अवसादों में फंस के या इस व्यर्थ के विवादों में फंस के ना तो अपना समय नष्ट करना चाहते हैं, ना अपनी एनर्जी नष्ट करना चाहते हैं। वो इन सब सरोकारों से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये देख के थोड़ा सा मन को सुकून होता है और ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। जी, जब आप कहते हैं कि हमारे देश में जो कवि हैं और कलाकार हैं या हर तरीके से, क्योंकि कवि हमेशा एक निष्पक्ष होता है क्योंकि वो कला के लिए बना होता है और कला कभी किसी एक पक्ष की ओर नहीं रहती, कभी एक पक्ष की ओर कभी नहीं झुकती। तो जब हम यह बात करते हैं, तो जब कलाकार हैं, कवि हैं, वो सार्वजनिक रूप से राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप जो ये पतंगड़ चला रही हैं, आप जो ये चैनल चला रही हैं, आप जो पत्रकारिता कर रही हैं, आप अगर राजनीति से अपने आप को परे रख के इस काम को नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जीवन का अनिवार्यता बनती जा रही है। इसलिए जब जो घटता है तो कभी उस पर व्यंग करता है, चूंकि वो घटा हुआ चीज राजनीति से प्रेरित होता है या राजनीति से संबंधित होता है, तो इसलिए सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम राजनीति पे व्यंग कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ
कि हमारा व्यंग ना राजनीति पे होता है, ना किसी पार्टी पे होता है, ना किसी विचारधारा पे होता है। हम लोग जो भी व्यंग करते हैं वो वृत्ति पर करते हैं। जी। हम अटल जी की सरकार में अटल जी पे भी व्यंग करते थे, हम मोदी जी पर भी व्यंग करते हैं, हम राहुल गांधी जी पे भी व्यंग करते हैं, हम अखिलेश यादव पे भी व्यंग करते हैं, हम मायावती जी पे भी व्यंग करते हैं। और आपको मुझे पता नहीं आपको कितना इसके बारे में पता है, हमारे व्यंगों को सुनकर जिन पर हम व्यंग करते हैं वो भी हंसते हैं, हंसते हैं। वो भी उसका आनंद लेते हैं, जी। क्योंकि उसमें हमारा भाव जो है वही मैं बोल रहा हूँ, सचेत करने का होता है, अपमान करने का नहीं। जी। वो हम लोग कभी अपमान सोचते भी नहीं और करना भी नहीं चाहेंगे। जी, जैसे कुमार विश्वास जी ने राजनीति पे बहुत बड़ा अब अपना वर्चस्व बना लिया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ है, आपका भी कोई विचार है कि आप कभी राजनीति में अपना पल्ला भारी करेंगे या किसी एक पार्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो संघ परिवार में पैदा हुआ, राजनीति मुझे प्रारब्ध में मिली है, मैं 10 साल तक सभासद रहा हूँ, आज भी सक्रिय राजनीति में काम करता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से एक कवि होने के नाते प्रश्न पूछेंगी तो मैं बिल्कुल इसके लिए मना करूंगा कि अगर मुझे कोई आगे रह के भी कोई चीज देगा तो मैं उसके लिए मना करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं कविता के लिए बना हूँ, कवि के लिए आप बना 10 हूँ, साल से पार्षद भी रहे हैं ना? श्रोता के, हाँ मैं सम्मानित पार्षद रहा हूँ, जो नॉमिनेट होते हैं, जो लोकल सरकार में नॉमिनेशन होता है उसके लिए, तो वो मैं रहा हूँ। वो कला के क्षेत्र के कारण ही उन लोगों ने मुझे मेरा नॉमिनेशन किया था। लेकिन फिर उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि राजनीति एक अलग काम है और हमारा काम अलग है। हम वो नहीं कर सकते और वो लोग हमारा काम नहीं कर सकते। आपने कुमार विश्वास जी के साथ काफ़ी बार मंच पे कार्यक्रम किए हैं, साथ में मंच शेयर किया है। तो इस पर आप उनके साथ जब आप रहे तो क्या अनुभव रहा उनके साथ रहने का, और क्या कुछ व्यक्तिगत आपके उनके साथ विचार हैं उनकी राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर भी, क्योंकि वे पहले आप में थे फिर अब भाजपा में हैं, इसको लेकर के और फिलहाल की राजनीति को लेकर के भी? देखिए, मेरा तो एज ए कवि के नाते उनसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध है, और हम लोग संघर्षों के साथी हैं। हमने उनके साथ बहुत संघर्ष भी किया है। वो मुझसे 3-4 साल सीनियर है मंच पर, उम्र में भी वो मुझसे बड़े हैं। तो कविता के नाते तो हम लोगों का बहुत अच्छा आचार विचार व्यवहार सब समभाव होता है। रही बात राजनीति की, तो वो उनका व्यक्तिगत विषय है कि वो किस पार्टी में रहते हैं, किस पार्टी की कभी विचारधारा। आपको लगा कि उनकी विचारधारा सुनकर आपको लगा हो कि हाँ ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कुछ नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो शुरू से राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी आज था, राष्ट्रवादी हूँ और राष्ट्रवादी रहूंगा, जी, है ना। रही बात उनकी, तो ये अपना अपना सबका व्यक्तिगत रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा हम किसी विचार से सहमत ना हो जी, तो भी हमें इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए कि इसी को लोकतंत्र कहते हैं। किसी को लोकतंत्र कहते हैं। अगर सामने वाले की बात को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र काहेगा। जी बिल्कुल। तो जब वो आप में थे, जब वो बोलते थे, तब भी हम उनकी बात से सहमत थे, क्योंकि वो उनके प्लेटफॉर्म पे बोलते थे। आज वो जैसा आप बता रही हैं कि वो भाजपा समर्थित बोलते हैं, तो आज भी हम उनके साथ हैं। और जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से जिस विचार से सहमत नहीं होते हैं, तो वो हमारा व्यक्तिगत दोनों के बीच का मामला है, उस पर हम सहमति असहमति आपस में बांट लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र में सामने वाले व्यक्ति के, हर विरोधी व्यक्ति के विचार का भी सम्मान करना ही लोकतंत्र है। तो आपको लगता है कि वर्तमान की जो राजनीति है उसमें यह जो कमाल का विचार है कि सामने वाले के विचार का भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए, वो पूर्ण रूप से धरातल पे स्थित है? नहीं, उसका अभाव है। उसका अभाव इसलिए कि आज पहली बार मुझे ये कहना पड़ रहा है, कल भी मैंने एक बड़े इंटरव्यू में कहा था कि पिछले दशक में एक परिवर्तन ये आया है कि विपक्ष कमजोर हुआ है देश का, और कमजोर नहीं हुआ है, बहुत कमजोर हुआ है। और जब विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र अपने आप कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जितना शक्तिशाली पक्ष हो उससे सवा शक्तिशाली विपक्ष हो, तो क्या होता है फिर लोकतंत्र बैलेंस्ड रहता है। वरना लोकतंत्र में काम करने वाले लोग धीरे धीरे अहंकारी हो जाते हैं। आपको क्यों लगता है कि विपक्ष कमजोर है? विपक्ष अपनी उतनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहा है। जिन विषयों पर सरकार को घेरना चाहिए, सरकारी नेताओं, इन नेताओं को घेरना चाहिए, सरकार के विचार को घेरना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार उन्हें दूसरे चाले में लगा देती है और वो उस चाले में लग जाते हैं, और वो बात नहीं आ पा रही है जो बात विपक्ष की आनी चाहिए थी। विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर है इस समय पर। जब वो संसद में रहते हैं या फिर हम दूसरे विपक्ष की भी बात करें, तो जब चुनाव होता है तो चुनाव में अचानक से किसी एक नेता को
गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6-7 महीने बाद बेल कर दी जाती है। तो क्या विपक्ष मजबूत होने के बाद भी उसे कमजोर नहीं किया जा रहा? उसकी जो अभी इसका लाठी है उसे इसका तोड़ा नेता नहीं तो जा कोई रहा? इसका जवाब तो कोई नेता ही देगा। अब मैं कवि होने के नाते कैसे दूंगा, क्योंकि उनकी तो नहीं, हर आप कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, तो क्या विपक्ष मजबूत होने विपक्ष की अपनी कोशिश करता है तो उसे कमजोर नहीं करने की विपक्ष कोशिश अपनी नहीं की बात जा रही? रखने में ही कमजोर है। विपक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहा है, और जिनकी आप बात कर रही हो वो तो मूलतः भ्रष्ट लोग हैं। वो जो लोग मूलतः भ्रष्ट थे और ईमानदार होने का ढोंग कर रहे थे, उन लोगों ने तो एक पूरी पीढ़ी को धोखा दिया है। एक पूरी पीढ़ी के अंदर आंदोलन की आग को धोखा दिया है। बाबा भारती और आपने कहानी सुनी होगी, उस तरह का जो काम किया है उन्होंने, वो तो इस देश में अक्षम्य अपराध है जो किया है जिन लोगों ने। मैं तो विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा सकारात्मक विपक्ष हो सकता है, जो सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, प्रतिष्ठित पार्टी है, जिसमें प्रकांड विद्वान लोग आज भी हैं, पहले भी थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेके और 60-70 साल तक ये देश चलाया ही है। तो विद्वत्ता के आधार पे देश चला होगा, उनकी प्रतिभा के आधार पे देश चला होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें कोई गंवार लोग होंगे, अच्छे ही लोग होंगे तो उन्होंने ये पार्टी देश को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन आज जिस कैडर का विपक्ष होना चाहिए वो नहीं है, उसके कारण ये सारी चीजें, इसके कारण आप लोगों को मोर्चा लेना पड़ रहा है। अगर इतने सजग वो हो जाए तो अपने आप उत्तर देना मजबूरी हो जाएगा सत्ता पक्ष के लोग। जी जी, जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो संसद में जो आजकल वाद विवाद किए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो वाद विवाद वाकई हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उन चर्चाओं से हटकर, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, इन दोनों को ही सवालों को हटाकर कहीं किन्हीं अन्य ही हम बोल सकते विषयों में अटका रहता है? वाद विवाद हो ही कहाँ रहा है, शोर शराबा हो रहा है आजकल। तो वाद विवाद होगा तो निश्चित रूप से वैचारिक मंथन होगा, तो कुछ ना कुछ नवनीत निकलेगा, मक्खन निकलेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। वैसा हो ही नहीं रहा है। ये लोग कुछ करते हैं तो वो लोग हो हल्ला मचाते हैं, वो बोलते हैं तो ये लोग हो हल्ला मचाते हैं। तो लोकसभा की स्थिति, राज्यसभा की स्थिति, विधानसभा की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे वाद विवाद हो ही नहीं रहा है। वाद विवाद के लिए तो वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे यही नहीं हो रहा है, बस इसके अलावा सब कुछ हो रहा है। जब संसद में हम बात करें 75 साल पहले क्या हुआ या फिर 1975 में क्या हुआ, इमरजेंसी के बारे में बात की जाती है, कोई भी तर्क वितर्क होने लगता है और उसमें सबसे पहले अगर बात की जाती है तो इमरजेंसी के दौरान सरकार के द्वारा कितनी ज्यादा कठोर या कुष्ठ हो गई थी सरकार या निष्ठुर हो गई थी सरकार, उसके ऊपर बात करने लगते हैं। और जो भी अगर पक्ष या विपक्ष है, यदि वो कहीं से भी कोई तर्क लेकर आता है तो उसको खंडित करके केवल वो 1975 में हुई इमरजेंसी को लेकर अटके हुए रहते हैं। तो आप इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी तो ये वो ऐतिहासिक भूले हैं जिनका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना। आप जब कोई बात ऐसी रखेंगे लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र पे कब्जा करने का या लोकतंत्र पे ग्रहण लगाने का काम जिन लोगों ने किया है वो तो कहीं ना कहीं उद्धृत होगा ही सही। इसमें तो कोई, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान के जो जब आप राम मंदिर की बात करेंगे तो इस बात पे चर्चा होगी कि आपने राम को काल्पनिक कहा है, आपने 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके इसी देश की सरकार ने पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए। तो इस बात को कौन नकार सकता है? जब भी आप बात करेंगे तो ये विषय निकलेगा कि भाई आपने राम को काल्पनिक कहा है, आपने राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांगे हैं। उसी प्रकार जब भी लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र पे जो हमला हुआ था इमरजेंसी में, उसका जिक्र होता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आपको ये नहीं लगता कि वर्तमान में जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर हम 1975 की बात बार बार लेकर क्यों आ जाते हैं? क्या एक बार प्रियंका गांधी जी ने कहा था संसद में कि एक बार आप बात कीजिए और खत्म कीजिए, आपको जिस पर भी आरोप प्रत्यारोप करना है आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए और एक बार में सब कुछ खत्म करके हम आगे की बात करते हैं। अच्छी बात है, उनका प्रस्ताव अच्छा था। अब तक कोई भी टीका टिप्पणी नहीं सामने आई। नहीं, मुझे तो उनका प्रस्ताव अच्छा लगा था कि उन्होंने कहा था कि एक बार इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा तो अब वो देखो, कभी उनके सामने वाले लोगों को समझ में आया होगा तो करेंगे, वो करना चाहिए। अभी तो अपने हाथ का विषय है नहीं, वो करें तो स्वागत है, अपन तो उसका स्वागत ही करेंगे। फिलहाल एक बड़ा फेरबदल हुआ है, आपने देखा होगा राजनीति में। राघव चड्ढा जी आपसे अचानक से भाजपा में आ गए,
और इस पर कुमार विश्वास जी की एक टिप्पणी है जो उन्होंने साल 1.5 साल पहले की थी कि एक बालक जिसे लोकप्रियता मिल रही है वो जल्द ही शिकार बनेगा। तो आपके इस पर क्या विचार हैं? क्या देखिए, कुछ कवि युग दृष्टा होता है, इसीलिए कवि को एक अलग दृष्टि ईश्वर ने दी होती है। कवि को थर्ड सेंस होता है, कवि को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए हम लोग कविताएं लिखते हैं और हमारी कविताओं में वो बात आती है, और वो जो हम जो लिखते हैं वो सच होता है, वो ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म होता है, ऐसे कहते हैं। हमने जो लिखा है वो सत्य होगा, हम जो बोलते हैं वो सत्य होता है। इसीलिए हमारे बड़े कवि बाल कवि बैरागी जी ने हमको सिखाया है कि तुम्हारी जुबान पे कभी भी बद्दुआ नहीं आनी चाहिए या कोई गलत शब्द नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती तुम्हारी जुबान पे बैठती है, तुम जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। कुमार जी ने बोला था, सच हो गया। मैं इससे बुरा उदाहरण देता हूँ। 83 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, 84-85 में मैं मंच पर आया, 86-87 में मैंने मंच के एक बड़े कवि बाबा निर्भय हाथरसी से एक कविता सुनी। तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। 22 साल मैंने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में काम किया, तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता था कि इस देश में मंदिर बनेगा, लेकिन बना। कवि ने लिखा, तब मुझे ध्यान आया कि नहीं, कवि जो लिखता है वो इस देश में घटता है। कुमार जी ने तो बरसों पहले कह दिया था कि ये लड़का अब काम में आएगा, ये जाएगा, क्योंकि वो खुद भुक्तभोगी थे और उनको दिख रहा था कि अगला शिकार कौन है। और रही बात, मैं उससे आगे की बात आपको बोल देता हूँ, रही बात इस पार्टी से उस पार्टी में जाने की, अब इस विषय में आप सरीके हम सरीके लोगों को किसी की भी जमानत नहीं लेना चाहिए जो लोग राजनीति में काम करते हैं, चाहे वो हमारे घर का सगा भाई भी हो। क्योंकि अब नेताओं का चरित्र ऐसा हो गया है कि सुबह के उजाले आई जी के साथ जो चले थे, नाश्ते पे पहुंचे तो बासपाई हो गए। भोज का आमंत्रण मिला जो लालू जी के घर से मंत्री पद पाने को, वे राजपाई हो गए। चाय पे मिले बिहार के ये कुछ गांधीवादी, समता के चक्कर में समताई हो गए। बस बरसों का बेर स्वान बिल्ली का भुला के, यहाँ राम के विरोधी राम के ही भाई हो गए। बताइए, बिल्कुल सही बात कही अब आपने। अपन किसकी जमानत ले, बताइए राजनीति में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए हमारे लिए राजनीति नहीं बनी है। राजनीति काम करने के लिए बहुत अलग खाके के लोग हैं, उनका खांचा अलग है। और फिर एक देखिए, मैं एक और बात इससे आगे की कह देता हूँ कि मैं अपने आप को इसलिए असफल मानता हूँ या अयोग्य मानता हूँ उस काम के लिए, क्योंकि राजनीति दिमाग से चलती है। बिल्कुल। और कविता, शायरी, पत्रकारिता ये दिल से चलती है। अब दिमाग और दिल के बीच की जितनी दूरी है, यही दूरी इन दोनों काम के बीच की है। इसलिए दिल के वाले लोगों को दिल का काम करना चाहिए, जहाँ आपने ये एक बात दिमाग बोली, वाले लोगों को एक दिमाग मुझे का बहुत काम। अच्छी बात याद आई कि जहाँ दिल और दिमाग साथ में नहीं चल सकता, लेकिन बिहार के चुनाव में लोकप्रिय गायक पूरे देश में सबसे ज्यादा जिन्हें प्रेम दिया जाता है, मैथिली, वो अचानक से बिहार में उतरती हैं, इलेक्शन जीतती हैं और आज वो विधायक के रूप में, अभी उन्होंने एक कार्यक्रम भी किया अंबानी जी के यहाँ पे, फिर उसके बाद अभी वो विधायकी भी कर रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक लोकप्रिय गायक जो राम भगवान के भजन गा रही थी, जो महादेव के भजन गा रही थी, अचानक से उनका राजनीति में आना सही था? कवि शशिकांत यादव से अगर आपका ये प्रश्न है, तो मैंने तो उस समय भी मेरी प्रतिक्रिया में कहा था कि ये उनका 100% नहीं 500% गलत निर्णय है राजनीति में जाने का, और इस समय जाने का, जिस समय पर उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। धीरे धीरे वो लोगों के मन तक उतर रही। जैसे मैं हूँ, जब आज मुझे सब लोग प्रेम कर रहे हैं, जब मैंने लोगों को प्रेम से जीत रखा है, तो मुझे चुनाव लड़के जीतने की क्या जरूरत है? चुनाव लड़ते ही मैं एक दल के परिधि में आ जाऊंगा, और एक दल में रहने के बाद किसी एक नेता की परिधि में आ जाऊंगा। तो आप सोचिए, कहाँ मैं शशिकांत यादव था, कहाँ मैं एक दल में आया, और दल में भी मैं किसी एक नेता के हिस्से में, बाकी लोग बेवजह मेरे दुश्मन हो गए। बिल्कुल। तो हम कला से जुड़े हुए लोग, वो तो अभी खैर बहुत छोटी है उम्र में, उनको किसने सलाह दी मुझे पता नहीं है। आगे चल के उनको अपने इस निर्णय पर एज ए कलाकार शोभ होगा, पछतावा होगा। और अगर वो कलाकार बनी रही, तो ये भी मैं आज आपके इस पे बतंगड़ पे भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ कि अगर वो कलाकार बनी नहीं, तो वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद करेंगे नहीं, खुद ही हट जाएंगे, क्योंकि 5 साल में उनका पेट भरा जाएगा। वो सब देखेंगे अंदर का बवाल, तो अपने आप चली जाएंगी। और अगर वो राजनीति करती रही, तो फिर वो गायिका नहीं रहेंगी। जी आपको तो आप तो उम्र में बहुत छोटी हैं। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो राष्ट्र कवि
माखनलाल चतुर्वेदी जी को सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। हम्म, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो राष्ट्र कवि माखन दादा के पास सब लोग मिल के गए कि आप निर्विवाद निर्विघ्न पढ़े लिखे विद्वान प्रकांड व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। हम्म, तो माखन दादा ने कहा कि मैं तो इंद्रासन पे बैठा हूं, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे इतने छोटे काम में क्यों लगा रहे हो? और उन्होंने बड़ी विनम्रता से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल जी को इस प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हमारे यहाँ ये उदाहरण है, हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये उदाहरण भी है कि सब लोग इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से एक विद्वान व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा नहीं, ये काम करने के लिए और भी लोग बने, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, वो बड़ा काम करने के लिए मैं ही बनाऊं तो मैं ही कर पाऊंगा उसको, तो उसको मैं करता हूँ, ये तो कोई भी कर लेगा। और तो आज ये चीज आज मैथिली जी बहुत बड़ी गायिका है जी, और बहुत उनको अभी आगे जाना है, अभी तो उनका सफर शुरू ही हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि कला के क्षेत्र में तो ऐसा है कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता गया, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। कविता के क्षेत्र में भी ऐसे ही लगता है 38 साल निकल गए लेकिन ऐसा लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो सीखना है, रोज सीख रहे हैं। तो जब रोज सीख रहे हैं और आने वाला आगे वाला सफर बहुत लंबा है, तो दूसरी तरफ ताका झांकी करने का समय कहाँ है? बिल्कुल। तो हम आपको नहीं देखेंगे मतलब? देखिए मैं फिर कह देता हूँ, गृहस्थी और राजनीति मेरे प्रारब्ध में लिखी है, जितनी मेरे प्रारब्ध में लिखी है उतनी मुझे करना पड़ेगी क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध में है जी। लेकिन मैं ना तो मन से गृहस्थी के लायक हूँ ना मैं मन से राजनीति के लायक हूँ, मन से कवि ही। मैं मन से केवल कविता के लिए हूँ, कविता का आदमी हूँ, कविता के लिए हूँ और कविता के जीवन में ही रहना चाहता हूँ। और भगवान अगर मेरे इस जीवन की पुण्याई में मुझे कुछ देगा तो मैं अगले जन्म में भी कवि होना ही मांगूंगा उससे। सर, एक बागेश्वर धाम आप जानते होंगे। हाँ। बागेश्वर धाम जी जो थे अभी बनारस पहुंचे और उन्होंने एक टिप्पणी करी कि हर एक व्यक्ति को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है जिससे हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सके। आपके इस पर क्या विचार होंगे? 3 या 4 बच्चे पैदा करने का आग्रह करना तो बहुत ठीक बात है, हिंदू राष्ट्र बने ना बने, लेकिन ये राष्ट्र बना रहा है इसलिए कम से कम बच्चे घर में इसलिए होने चाहिए कि हमारे यहाँ सामूहिक परिवारों का संस्कार खत्म हो रहा है। हमारे दो करते करते हम एक, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। लेकिन फिलहाल आज स्थिति ये हो गई समाज में कि हमारे बच्चों को क्यों रिश्ते खत्म हो गए, रिश्ते खत्म हो गए, हमारे बच्चों के अंदर सहनशीलता खत्म हो गई, हमारे बच्चों के अंदर बांटने का संस्कार खत्म हो गया, हमारे बच्चों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया, हमारे बच्चों के अंदर रिश्तों के प्रति कमिटमेंट खत्म हो गया। अब आप देखिए उसका जो दुष्प्रभाव समाज में देखने को मिल रहा है। आज हमारी जो वैवाहिक संस्था थी वो छिन्न भिन्न होती जा रही है, पति पत्नी के बीच में विश्वास का अभाव है, बेटियां ब्याह के जा रही हैं तो व्यवहार वो निभ नहीं पा रही हैं परिवारों में क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से गई है। अब देखो हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी नानियां जिन अभावों से निकली थी और जिस अभाव में रह के उन्होंने हम सबको बड़ा कर लिया, आज तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिल्कुल समझौता मतलब एक जीवन के जैसे भाई बहन हो, जैसे मैं 5 भाई बहन थे, हम 5 भाई बहन थे तो मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी सबसे बड़ी बहन है, तो मेरे बड़ी बहन भी मुझे मारती थी, बड़ा भाई भी मारता था, उससे छोटी वाली भी मुझे मारती थी, मुझसे बड़ी वाली भी मुझे मारती थी, तो बुरा ही नहीं लगता था कभी भाई बहन में, कभी यही नहीं है कि इसने मुझे क्यों मारा। अब तो आप बच्चों को डांट नहीं सकते, अगर माँ बाप डांट देते हैं तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक 20 साल के बच्चे ने राजगढ़ जिले में, शिक्षक के बेटे ने 20 साल का बेटा, 20 साल का भी नहीं होगा शायद, वो नीट की तैयारी कर रहा था और उसके पिताजी शिक्षक हैं, वो पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस बच्चे ने तैयारी करने के क्रम में इतना डिप्रेशन में आ गया कि दीवार पे लिख के मर गया कि पापा आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सर अगर हम ऐसे 3-4 बच्चों वाली बात को स्वीकारते रहेंगे, जनसंख्या चरम पर है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या हम देख रहे हैं तो भारत में है,
जनसंख्या बढ़ने से कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हर दिन सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी चरम पर हो रही है। हर समस्या जो है, जितनी भी हम कह सकते हैं, पानी हो, बिजली हो, बाकी सारी किल्लतें हो, सब हमें देखनी पड़ रही हैं। इसका मुख्य कारण कहीं न कहीं निकल के आ रहा है जनसंख्या में बढ़ोतरी। और क्या आपको लगता है कि अगर यही, क्योंकि ये ख़्याल जो है केवल एक व्यक्ति के द्वारा या बागेश्वर धाम जी द्वारा बस नहीं कहा गया, कई सारे लोगों ने ये बात रखी है सार्वजनिक रूप से कि 3 से 4 बच्चे होने चाहिए। वो इसलिए रखी है कि बच्चे कम होना चाहिए, चलो हम इस बात से सहमत है, लेकिन केवल एक पक्ष के कम होने चाहिए और दूसरे पक्ष में 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करने की जो होड़ लगी हुई है और जो एक डेमोग्राफी बदलने की जो एक होड़ लगी हुई है, उस पे तो आप लोग कभी बात नहीं करते। उस पे आपने किसी को बुला के पूछा कि उनको क्यों नहीं कोई कह रहा है कि भाई 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करके और इस देश की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं वो लोग। अगर देश हित में निर्णय होता है तो सबको निर्णय करना चाहिए कि ठीक है 2 बच्चे होंगे, लेकिन वो तो कहते हैं ये तो हमारे हिसाब से नहीं, ये तो हमारे धर्म के हिसाब से, ये तो हमारे धर्म के हिसाब से होगा। तो फिर क्या करें? धर्म के काम करने वाले लोग क्या करें? उसका कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो ये कह रहे हैं, तो हम उनको अगर मना करने जाएंगे तो हमें ये बता देंगे जो मैंने आपको बता दिया। ये भी तो एक कटु सच्चाई है ना। जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदल रही है वहाँ पलायन भी तो हो रहा है। उसका जो अगला कदम है पलायन का है। हमारे लोग असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है, देश में वैमनस्यता बढ़ रही है। तो कोई भी चीज अगर लागू होगी इस देश में तो वो समभाव से लागू होनी चाहिए। इसीलिए हम समान नागरिक संहिता की जो मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले इस देश में समान नागरिक संहिता आनी चाहिए कि हर नागरिक के लिए एक ही नियम होना चाहिए। वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी और हर किसी के लिए एक नागरिक संहिता बन जाएगी। उसमें जो भी तय हो जाएगा, भारत सरकार कहेगी कि बच्चे पैदा नहीं करना है तो मत करना, बिना बच्चे से भी लोग रहेंगे। भारत सरकार कहेगी कि 2 बच्चे पैदा करना है तो 2 बच्चे पैदा करके लोग रहेंगे। नहीं कहेगी तो फिर तो लोग लगे ही काम में, बढ़ा ही नहीं जनसंख्या। एक बार एक शिक्षक ने क्लास में समझाया कि एक सांस लेते हैं जब तक चीन में 10 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो एक बच्चा जोर जोर से सांस लेने लगा, तो पिता शिक्षक ने पूछा क्या कर रहा है? बोले चीन की जनसंख्या बढ़ा रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली हम कहें तो ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर सोल्यूशन है समान नागरिक संहिता लानी चाहिए। समान नागरिक संहिता लाएंगे और फिर एक निर्णय होगा तो ना फिर बागेश्वर बाबा बोल पाएंगे, ना कोई मौलाना ये बोल पाएगा कि नहीं ये हमारा वो है, हमारे ग्रंथ के हिसाब से है। जब सामने नागरिक संहिता होगी और संविधान के हिसाब से देश चलेगा तो निश्चित रूप से सबके लिए नियम समान है। जी सर, आपका अखंड भारत जो विचार है इस पर क्या विचार होंगे? भारत खंड खंड हुआ ये तो शाश्वत सत्य है। क्यों हुआ है उसके भी कारण में हम ही लोग हैं जी, कोई दूसरे के कारण तो हुआ नहीं। तो अगर हम अखंड भारत बनाने की बात करते हैं या संकल्प हमारा है जिसके लिए हमने पूरा जीवन लगाया है, लेकिन अखंड भारत तभी बनेगा जब हमारा विचार इस देश के प्रति अखंड रहेगा, इस देश के नागरिक शास्त्र के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के हम अधिकारों की तो बात करते हैं, जिम्मेदारियों के प्रति, है ना। हमारे यहाँ तो 15-20% लोग तो ऐसे हैं जो मतदान करने ही नहीं जाते हैं, तो हम क्या करें उनका? 65% बस जाते हैं, जबकि कई 40-45% पे रुक जाता है मतदान। तो ये चिंता का विषय है। तो हम अखंड भारत तो बन जाएगा, बना भी लेंगे, बन भी जाएगा, लेकिन पहले जो भारत हमारे हाथ में उसको तो हम ढंग का कर लें, अच्छा कर लें, उसको तो अच्छा बना लें। जब आपने वोटिंग की बात करी, फिलहाल बंगाल में चुनाव हुए हैं, चल रहे हैं, तो बंगाल में चुनाव को लेकर आपके अंदर क्या विचार हैं? क्या कुछ हो सकता है वहां पर? मेरा बंगाल नहीं, मेरा हर चुनाव के बाद एक विचार हमेशा दृढ़ होता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हर चुनाव के बाद हमारे मतदाता समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो किसी को भी वोट दें, वो उसका मौलिक अधिकार है जी, उसमें हमारा हस्तक्षेप करने का कुछ वो नहीं है। लेकिन हर चुनाव के बाद ये देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि जो नई पीढ़ी आ रही है, हाँ बिल्कुल, नई पीढ़ी बहुत अच्छी है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग ट्रेनों में चलते हैं, पहले हम टीटी को 100-200 रुपए दे के सीट ले लेते थे। आजकल हम नए बच्चे टीटी बन के आ रहे हैं तो हम नए बच्चों से बोलते हैं कि बेटा कितना किराया है भोपाल का, यहाँ से तो 350 रुपये एसी में है, आपके टिकट के अलावा डिफरेंस। तो हम कहते हैं कि भैया 200 रुपये ले ले, हमको ले चल। बोले नहीं सर मैं रसीद बनाऊंगा आपकी।
वो रसीद बनाता है, 350 रुपये डिफरेंस के लेता है। हम उसको 500 का नोट देते हैं, वो 150 रुपये हमको वापस देता है। हम्म, तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे ये समझ रहे हैं कि देश को कैसे चलाना है, कैसे सीखना। मेरी खुद की बेटी है, मैंने उसको बोला, जब वो डॉक्टर बनने का उसने कहा, तो मैंने कहा बेटा पहली पोस्टिंग तुम्हारी 3-4 साल के लिए गाँव में होगी तो तुमको सेवा करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा अभी से ये मादा हो कि मैं सेवा करूंगी तो डॉक्टर बनो। फिर मुझे ये नहीं कहना कि पापा मेरा ट्रांसफर करा दो मुझे शहर में। बोले नहीं पापा, मेरी जान नौकरी लगेगी, मैं वहाँ सेवा करूंगी। तो मैंने कहा फिर तुम बनो डॉक्टर, फिर तुम्हारा मन है। तो नए बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, राजनीति की हमने बहुत बात करी, उससे हटके कुछ करते हैं। आप पत्नियों के ऊपर बहुत हास्य कविताएं बनाते हैं, तो जब आप पत्नियों के ऊपर इतनी हास्य कविताएं बनाते हैं, आप अपने घर तक कैसे पहुंच पाते हैं? सुरक्षित पहुंच जाते हैं आप? मेरा घर इतना सुरक्षित है, कभी आके देखना आप। मेरे घर में मेरी पत्नी को यही पता नहीं है कि मेरा पति कवि है या इतना बड़ा कवि है या कहाँ जाते हैं, अच्छा। क्या करते हैं। वो शुद्ध घरेलू महिला है। सुबह 4 बजे उठती हैं, रात में 8:30-9 बजे सो जाती हैं। 4 बजे उठ के उनकी जो नित्य क्रियाएं, पूजा पाठ, अपना घर, अपने बच्चे, और वो मेरे काम में नहीं झांकती हैं कभी भी, और मैं उनके काम में नहीं झांकता हूँ। मैंने उनको पूरा वो एमरॉड, वो कौन सा फोन होता है वो लाके दे रखा है। उसमें वो केवल अपने भजन और सत्संग सुनती हैं और अपनी बेटियों से बात करती हैं, मुझसे बात करती हैं। बस उनको इतना ही मोबाइल चलाते भी आता है। तो ना आपकी वो कभी मेरी बेटी नहीं बोलती कि पापा आप इतनी ज्यादा पत्नी पे बात करते बेटियां तो हैं? मजे लेती हैं। बेटियां कई बार उनको इंटेंशनली दिखाती भी हैं, लेकिन वो तो ध्यान नहीं देती, वो अपने काम से काम रखती हैं। अच्छा। बहुत अच्छी हैं इस मामले में, हम लोग बड़े सुखी हैं, और इसीलिए हम पूरी दुनिया में इतना लोगों को हंसा भी पाते हैं। जी। और हमारी कविता की दुनिया में, चाहे मैं हूँ, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, चाहे पंडित सत्यनारायण सत्तन हो, या कोई भी हो, हम लोग मतलब एक कवि जो हम इस अपनी मामले में शादी से इतना ज्यादा इस खुश मामले में है। इतने सौभाग्यशाली हैं हम कवि लोग, हाँ, कि हमको पत्नियां सब देवियां मिली। मतलब ये वो पति है जो अपने घर में सुखी से शादी निभा रहे हैं, और उसके बाद बहुत बाहर छोटा बच्चों शब्द, में। सुखी बहुत छोटा शब्द है। अच्छा। सच में, मैं तो मेरे कवि परिवार में भी झांक के देखता हूँ, 99.99% हमारे कवि परिवारों में जो पत्नियां हैं, वो हम कवियों से कई गुना श्रेष्ठ हैं। आचार विचार व्यवहार संस्कार सब में बहुत अच्छी है। और आप मंचों पे यहाँ पे पत्नियों में पूरा मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा लगे कि आप ही पीड़ित है सबसे बड़े। हम एक्चुअल में अपने घर की पीड़ाएं नहीं बताते, हम समाज की पीड़ाएं देते हैं। हम जो हाँ। देखते हैं ना लोगों के घर में, और हमारी दृष्टि में जो आता है, तो हम उसको अभिव्यक्त करते हैं और समाज महसूस करता है। और ये सब हम करते नहीं है एक्चुअल में, ये सब गॉड गिफ्ट है। ये सब क्या है, ईश्वर प्रदत्त हमारे अंदर हुनर है। उसमें हम कुछ अपनी तरह से बना के नहीं कर सकते। और जो लोग कहते हैं कि मैंने बनाया, मैंने किया या मैंने लिखा, वो कोरा झूठ है। ये सब ऊपर से उतरता है धीरे धीरे। तो सर, कभी आपको मंचों पर राजनीति देखने मिली कि किसी को आगे बढ़ा दिया, किसी को कम? खूब क्या कुछ होता है कवि सम्मेलनों में? खूब होता है, सब कुछ होता है। जो अन्य फील्ड में होता है ना, उससे ज्यादा हमारी फील्ड में होता है। सब जैसे? कुछ होता है। भाई भतीजावाद होता है, क्षेत्रवाद होता है, अन्यवाद होते हैं। और ये महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है ये जगह, कवि सम्मेलन में आना पहुंचना? और केवल ये जगह नहीं, देखिए मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूँ, और मेरा 38 साल के कविता का जीवन है, और मैं महिलाओं का अतिरिक्त सम्मान करता हूँ। जी। चाहे वो बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या अन्य कोई महिला हो। मेरा उसमें 2 कारण है कि महिलाओं का संघर्ष हम पुरुषों से 10 गुना ज्यादा है। कोई भी लड़की, कोई भी महिला जब घर से निकल के बाहर कोई काम करती है, उसका संघर्ष हमसे 10 गुना ज्यादा है। इसलिए हमको अतिरिक्त उसको सम्मान देना ही चाहिए। अगर हम ओरिजिनल मर्द हैं तो हमको अतिरिक्त सम्मान उसको इसलिए देना चाहिए, वो घर से निकली है, दिल्ली पार करके आई है, और फिर वो अपनी प्रतिभा प्रूव कर रही समाज में, और वो हमसे 10 गुना नहीं 100 गुना प्रतिभाशाली भी ज्यादा है। क्योंकि हम तो अभी घर जाएंगे तो हमको तो हाथ में पानी मिलेगा, टेबल पे चाय मिलेगी, बिस्तर मिलेगा, सब हमको सुविधा मिले। लेकिन एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जब घर से बाहर आती है और अपना पूरा पराक्रम करके वापस घर में जाती है, तो घर में जाने के बाद वो फिर वही बहन हो जाती है, माँ हो जाती है, पत्नी हो जाती है। उसको उसका काम करना ही पड़ता, उसका काम कोई नहीं कर पाता। तो एक तो बात ये है, तो मैं तो अतिरिक्त थोड़ा सा, लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया में किसी भी क्षेत्र में अगर हमारी लड़कियां अच्छी हैं, प्रतिभाशाली हैं,
आत्मबल उनका मजबूत है तो उनको कोई चुनौती नहीं है। और वही हमारे क्षेत्र में भी, मेरे पास भी जितनी लड़कियां आती हैं, नई बच्चियां, तो उनको यही सिखाता हूँ कि बेटा मजबूत बन के आओ, मजबूर बन के मत आओ। हमको, मैंने मेरी दोनों बेटियों को भी यही सिखाया कि बेटा दुनिया में काम करना है तो मजबूत बन के करना है, मजबूर बन के नहीं करना है। अगर तुम्हारा मन है डॉक्टर बनने का तो मजबूत डॉक्टर बनना है, मजबूत महिला बनना है, स्वाभिमानी, सम्मान के साथ जीने वाली, और अपने सब पराक्रम से अपने सब निपटने की क्षमता रखनी। क्योंकि जहां हमारी बेटियां कमजोर पड़ जाती हैं वहीं उनका शोषण शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो वही का वही हर क्षेत्र में है, तो वो, लेकिन फिर भी कविता के क्षेत्र में बहुत सम्मान है बहन बेटियों का। और देखिए, ये तो व्यक्तिगत संस्कारों पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर आपके परिवार के क्या संस्कार हैं। जी। सर, अब तक की आपको सबसे अच्छी या लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली ऐसी कौन-सी कविता है? कवि के लिए कविताएं सभी अच्छी होती हैं, लेकिन आपके कुछ- मन को सबसे ज़्यादा पसंद कौन-सी मुझे जो होगी? कविता पसंद है वो मेरा एक जिंदगी वाला गीत है जो मैंने लिखा है, वो मुझे बहुत पसंद है। जी, कुछ पंक्तियाँ आप सुनाएँगे? हाँ, उसका मुखड़ा सुना देता हूँ और एक बंद सुना देता हूँ। जी। कि आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी। आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, जाने क्या क्या पा लिया है खुद को ना पाया कभी, सांस की सरगम पे मन का गीत ना गाया कभी। चाहतों की राह पर जो भी मिला दो चार पल, मुड़ गया अपनी डगर वो कुछ हमारे साथ चल, चलते चलते दूर कितने आ गए खुद से निकल। बेखुदी के जंगलों को, बेखुदी के जंगलों को सह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी। आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, बह रही है जिंदगी। बहुत, बहुत खूब, बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही ज़िंदगी के हर पलों को चलते जाना है, कटते जाना है और ऐसे ही जीना है जैसे हर पल आपका आखिरी है, और ज़िंदगी को बस यूं ही उत्साह से प्रसन्न होकर, आनंद होकर यही कहना चाहते हैं हमारे कवि कि हमें जीना है। और इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो हास्य कवि हैं, हमने कविताएं हैं इतनी सुनी है जिनने कितनी बार आपके मायूस मन को ठिठलाया है, हंसाया है और इस मायूस से चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कवि शशिकांत जी का, जो यहाँ पर मौजूद हुए, हमारे बीच आए और उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही। यहाँ तक कि आज के समय पे राजनीति पर लोग खुलकर बात नहीं करते, उन्होंने बहुत अच्छे से सवाल के हर सवालों के एक प्रतिष्ठित रूप से स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दिए, और इसी प्रकार वे आगे बढ़ते रहें। जो कवि के जो क्षेत्र है इसमें और बड़े बड़े स्तंभ जो कह सकते हैं, हम अपना लोहा ताज़ा रखें, गाड़ते रहें और हमारे ऐसे मायूस चेहरों पर मुस्कान लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे बीच मौजूद रहे। धन्यवाद। और देखते रहें बतंगड़, ऐसे ही खूबसूरत, ऐसे ही उत्साहित और आनंदित पॉडकास्ट को सुनने के लिए। धन्यवाद।